Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal. I will be presenting you today daily editorial analysis. आज की इस वीडियो में हम कुछ important articles कवर करेंगे. Today is 28 July और आज हम हमारे न्यूज़पेपर से दो important articles कवर करने वाले हैं. First we're going to talk about hepatitis and the second one is about the fiscal federalism. एक आर्टिकल ऐसा है जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है एंड द सेकेंड आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो हमारा पहला आर्टिकल आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे से रिलेटेड है. सो टुडे इज़ 28 जुलाई एंड 28 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं एवरी ईयर एज अ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे. हेपेटाइटिस जो कि एक वायरल डिज़ीज़ है, इस वायरल डिज़ीज़ की अवेयरनेस को इन्हांस करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे डिक्लेयर करती है. अब ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. प्रीलिम्स में हमारे पास डायरेक्टली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप बायोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं, डिजीज़ से रिलेट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है. एक तो हेपेटाइटिस डे के बारे में इटसेल्फ क्वेश्चन आ सकता है कि कब ऑब्जर्व किया जाता है और थीम क्या था इस साल के हेपेटाइटिस डे का. ऑल्सो बिकॉज इस डिज़ीज़ को लेकर भी कुछ और फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं. तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेपेटाइटिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस टॉपिक को कवर करें तो आपको हेपेटाइटिस की जो प्रेवलेंस है, चाहे वो हम इंडिया लेवल पे बात करें चाहे ग्लोबल लेवल पे बात करें, हेपेटाइटिस की प्रेवलेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए. हमारा ग्लोबल टारगेट क्या है. देयर इज़ अ ग्लोबल टारगेट टू एंड हेपेटाइटिस. वो टारगेट आपको पता होना चाहिए. हाउ कैन वी अचीव दिस ग्लोबल टारगेट. ठीक है जी. प्लस हेपेटाइटिस को टैकल करने में ओवरऑल चैलेंजेस क्या हैं, ये जब आप कवर करते हैं तो ये आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो GS पेपर 2 में हेल्थ इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो आपका वो पर्सपेक्टिव जो है वो क्लियर हो जाएगा. और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हेपेटाइटिस इटसेल्फ, इसका ट्रीटमेंट, इसके कॉजेज़, ये आपको पता होने चाहिए. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 2022 ईयर में आज 28 जुलाई 2022 जब हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ टुडे. आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के दौरान जो थीम आया है फॉर दिस ईयर 2022, दैट इज़ ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोज टू यू. आर यू अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव? ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोज टू यू. इसका मतलब जो हमारी प्राइमरी हेल्थ के फैसिलिटीज़ हैं वहाँ तक हेपेटाइटिस की जो ट्रीटमेंट है, जो केयर है, उसे वहाँ तक पहुँचाना ताकि हर एक कम्युनिटी के हर एक मेंबर को, हर एक इंडिविजुअल हेपेटाइटिस केयर फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाए, एक बेटर ट्रीटमेंट उनको मिले, बेटर केयर उनको वहाँ पे मिले. सो वी नीड टू ब्रिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू. इसका मतलब आप रिलेट कर सकते हैं कि अब हमारा इस साल का ऑब्जेक्टिव है कि हेपेटाइटिस केयर की फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तक पहुंच जाएं, सो दैट एवरी कम्युनिटी, एवरी इंडिविजुअल कैन अवेल बेटर एक्सेस टू द ट्रीटमेंट एंड केयर. राइट. अब एक आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हेपेटाइटिस भी है, पता नहीं और कौन कौन सी डिजीज़ होंगे जिनको लेकर WHO एक प्रॉपर डे ऑब्जर्व करता है. तो याद रखना ये बात, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 4 डिजीज़ ऐसी हैं जिनको लेकर डिजीज़ स्पेसिफिक ग्लोबल अवेयरनेस को लेकर उन्होंने डेज फिक्स किए हुए हैं. देयर आर ओनली 4 डिजीज़. तो कोई बहाना नहीं चलेगा. यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट अबाउट दीज बिकॉज कोई नंबर ऑफ लिस्ट नहीं है कि हाँ जी आज ये डे है, ये डे है. नो, देर आर 4 डिजीज़ WHO जिनको लेकर डिजीज़ स्पेसिफिक ग्लोबल अवेयरनेस पहुंचाना चाहता है एंड देयरफॉर वी हैव डेजिग्नेटेड डेज फॉर दैट. ठीक है जी. सबसे पहले HIV एड्स.
HIV एड्स के लिए 1 दिसंबर एक फिक्स्ड ग्लोबल अवेयरनेस डे है. 1 दिसंबर इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड एज HIV एड्स अवेयरनेस डे. इट्स वर्ल्ड HIV एड्स डे, जिसमें HIV को लेकर अवेयरनेस पहुंचाई जाती है. देन 24th March, always every year 24th March is celebrated as TB Day, World Tuberculosis Day. ठीक है जी. Then 25th April is celebrated as Malaria Day, and then today 28th July is celebrated as Hepatitis Day. 1st December HIV, 24 March TB, 25th April malaria, and 28th July hepatitis. These are only 4 disease specific global awareness days that has been endorsed by World Health Organization. Clear? तो अब जब भी ये 4 डिजीज़, अब देखो यहीं से आपने मेंस की कड़ी पकड़नी है. मेंस के लिए हम देखो जो डिजीज़ न्यूज़ में हैं वो तो आपने प्रिपेयर करनी ही करनी है, लेकिन आप मेंस में HIV एड्स, TB, मलेरिया, हेपेटाइटिस ये प्रिपेयर करे बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे. यू शुड नो इसका ग्लोबल हमारे पास स्कीम्स क्या चल रही हैं, प्रेवलेंस क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह की डिजीज़ है, कैसे कॉज होती है, ट्रीटमेंट क्या है. यू शुड नो अबाउट एटलीस्ट सबसे पहले तो ये 4 आपको पता होनी चाहिए. दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस. ठीक है. सो कमिंग बैक टू, अब आपको इस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस यहाँ से पता चल चुकी होगी दैट वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे. बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे. हमें डॉक्टर नहीं बनना, हमें इतना पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस क्या है. वी शुड बी अवेयर बाय दिस. जब भी हम हेपेटाइटिस टर्म बोलते हैं, इट बेसिकली रेफर्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर. लिवर की इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस कहते हैं. किसी भी तरह की किसी भी वजह से अगर लिवर इन्फ्लेम हुआ है, उस इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस कहा जाता है. तो जो लिवर सेल्स हैं या तो वो इरिटेट हो चुके हैं या वहाँ पे स्वेलिंग आ चुकी है, फ्रॉम एनी कॉज, दैट एंटायर डिजीज इज कॉल्ड एज हेपेटाइटिस. ठीक है. तो हेपेटाइटिस इक्वल टू इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर. अब ये जो इन्फ्लेमेशन है ये एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है. एक्यूट मतलब आपको जो कॉज है वो बहुत प्रेवलेंट आपको सिम्टम्स दिखा रहा है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको काफ़ी सिवियर सिम्टम्स आ रहे हैं. लिवर की इन्फ्लेमेशन जैसे कि जॉन्डिस एक्यूट, एक ऐसा एक्यूट फिनोमेना है जिसमें लिवर इन्फ्लेम हो जाता है, फीवर, वॉमिटिंग. देन देयर आर क्रॉनिक फीचर्स एज वेल, कि क्रॉनिकली जो लिवर है वो इन्फ्लेम्ड है. क्रॉनिक हम कब कहेंगे? व्हेन द लिवर हैज़ बीन इन्फ्लेम्ड फॉर लास्ट 6 months. 6 months से ज़्यादा हो चुके हैं एंड जो लिवर है उसकी इन्फ्लेमेशन चल रही है, तब वो क्या बन जाएगा? क्रॉनिक बन जाएगा. अब 6 months से ज़्यादा क्यों हो गए? क्योंकि शायद कोई बहुत प्रेवलेंट सिम्टम्स नहीं आ रहे होंगे, राइट. सो जो क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं उनके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत स्लो एंड नो और स्लो सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो लंबे टाइम तक रहती है और काफ़ी टाइम लग जाता है उनको डायग्नोस करने में. जो एक्यूट डिजीजेज होती हैं वहाँ पे बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं. देयरफॉर एक्यूट डिजीजेज के सिम्टम्स की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है एंड इट इज़ फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन. तो हेपेटाइटिस एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है. कॉजेज़ अगर हम देखें तो एक चीज़ याद रख लेना, ये प्रीलिम्स में अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए, हिपैटोट्रोपिक वायरसेस. सो हिपैटोट्रोपिक वायरसेस वो वायरस हैं जो लिवर के ऊपर अटैक करते हैं. जो लिवर डायरेक्टेड होते हैं ना, उन ग्रुप ऑफ वायरसेस को बोलते हैं हिपैटोट्रोपिक. सो दिस इंक्लूड वायरसेस लाइक हेपेटाइटिस A, B, C, D, E. इन अब देखो इन सब के आगे हेपेटाइटिस लग जाता है. हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D, E. बट इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हिपैटोट्रोपिक वायरस. पहली चीज़ तो ये. तो हेपेटाइटिस वायरस तो इन्फ्लेमेशन करेगा ही करेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम अदर वायरसेस एज वेल. जैसे हमारे जो वेरिसेला वायरसेस होते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स होता है, इसकी वजह से भी लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है. रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि हमारा जो सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2, जिसे हम कोविड-19 जो वायरस कॉज करता है, ये भी लिवर को इंजर कर सकता है. ठीक है. हेपेटोट्रोपिक वायरसेस भी कर सकते हैं,
वो तो करते ही करते हैं, और वायरसेस भी कर सकते हैं, जैसे कि वेरिसेला वायरस, सार्स कोविड-2 वायरस, ऑल ऑफ दीज। वायरसेस के अलावा लिवर की इन्फ्लेमेशन और कॉजेज से भी हो सकती है, जैसे कि ड्रग अब्यूज़, ज़्यादा ड्रग्स लिए जा रहे हैं उससे भी लिवर जो है वो इन्फ्लेम हो जाता है। अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से जो लिवर है वो इन्फ्लेम हो सकता है। लिवर के आसपास फैट बिल्डअप हो जाता है जिसे हम कहते हैं फैटी लिवर। इसका करेक्ट नेम है फैटी लिवर हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस तो है ना, इन्फ्लामेशन है लिवर का, तो दैट कैन ऑल्सो बी। फिर ऑटो इम्यून प्रोसेसेस की वजह से हो जाता है। अब ऑटो इम्यून क्या होता है? ऑटो इम्यून प्रोसेसेस में जो पर्सन है, हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं, अगर वो हमारे खुद के लिवर को अटैक करना शुरू करते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या करता है? एंटीबॉडीज़ बनाता है कि कुछ भी अगर एंटीजन आया, कोई एनिमी आया, फॉरेन मटेरियल आया तो उसके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीबॉडी अटैक करेगा। ओके, ऑटो इम्यून डिजीजेज वो होती हैं जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के किसी कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर, कोई सेल, कोई ऑर्गन, हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे तो उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो हेपेटाइटिस ऑटो इम्यून प्रोसेस से भी हो सकता है, जब हमारी बॉडी के अंदर ही जो एंटीबॉडीज़ हैं वही लिवर को अगर अटैक करना शुरू कर दे, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। अब सोचने वाली बात ये है, लिवर है, इन्फ्लेमेशन हो रही है लिवर की, दैट इज़ हेपेटाइटिस। फिर हमने ये भी देख लिया कि WHO सिर्फ 4 डिजीज़ेज़ हैं जिसको लेकर ग्लोबल अवेयरनेस पहुंचा रहा है। HIV एड्स क्लियर, TB क्लियर, मलेरिया ओके, वाई हेपेटाइटिस? याद रखिएगा, हेपेटाइटिस इज़ द ओनली कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसकी मोर्टेलिटी अभी तक इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है। हमारी हेल्थ साइंस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी इम्प्रूव हो चुकी हैं, मोस्टली हमने ये अचीव कर लिया है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं या तो वैक्सीन से या फिर हम उसके जो स्प्रेड है उसको लिमिट करने में सक्सेसफुल रहते हैं। मोर्टेलिटी हम डिक्रीज़ कर देते हैं अगर नहीं तो। लेकिन जो हेपेटाइटिस है ये अभी तक ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसकी मोर्टेलिटी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है। दैट इज़ वाई वी नीड टू एक्ट against hepatitis very swiftly and very effectively, right? अब ट्रीटमेंट, हमें ये पता होना चाहिए कि अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है ये सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब अगर इन्फ्लेमेशन हो गई, हेपेटाइटिस ए वायरस आया, ई आया, ये जो डिजीज़ है ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये अपने आप ठीक हो जाती है। इसके लिए आपको कोई एंटीवायरल मेडिकेशंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इट गोज़ ऑन इट्स ओन। ठीक है, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, अलॉन्ग विद दैट हेपेटाइटिस सी, इनके लिए आपको मेडिकेशंस देनी पड़ती है, एंटीवायरल मेडिकेशंस चलती हैं क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग नहीं है एंड द मेडिकेशन इज़ अवेलेबल एज वेल। ठीक है, सिंपल याद रखेंगे, ए ई सेल्फ लिमिटिंग है, बी सी सेल्फ लिमिटिंग नहीं है, फॉर दैट यू नीड मेडिकेशंस। देन प्रेवलेंस पता होनी चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्लोबली अगर हम देखें, सो देर आर 354 मिलियन पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हु आर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। तो प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जितनी भी, मतलब सपोज हम ये मानकर चलें कि हेपेटाइटिस की वजह से जितनी ग्लोबली मॉर्बिडिटी हुई है, ग्लोबली जितनी डेथ्स हुई हैं, उसमें से 20% मॉर्बिडिटी सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया से अकाउंट हुई है। ग्लोबल मॉर्बिडिटी जो हेपेटाइटिस का रहा है उसमें से 20% कहाँ पे हुई हैं? साउथ ईस्ट एशिया में। एंड ये भी देखने के लिए मिला है कि अब क्योंकि देखो ए और ई तो सेल्फ लिमिटिंग वायरसेस हैं, सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेस हैं, वो अपने आप ठीक हो जाती है। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस की वजह से जो हेपेटाइटिस होता है, अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन लिवर सिरहोसिस और लिवर कैंसर, जिसकी वजह से मोस्ट 95% डेथ्स हो रही हैं इन ऑल दी हेपेटाइटिस रिलेटेड केसेस। सो हेपेटाइटिस इज अ सीरियस डिजीज दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। इंडियन सिनेरियो की बात करें तो जो वायरल हेपेटाइटिस है
जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई, ये तो मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमनली हो जाता है ए और ई। बस फ़र्क इतना है क्योंकि वो सेल्फ लिमिटिंग है तो उतना मॉर्बिडिटी इंक्रीज नहीं होता। लेकिन जब हम हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, सो इन दैट केस वी हैव इंटरमीडिएट टू हाई एंडेमिसिटी। जो सरफेस एंटीजेंस बनते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए, उसमें एंडेमिसिटी भी हमारी काफ़ी हाई है। देर एस्टिमेटेड दैट देयर आर 40 मिलियन क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्टेड पीपल। तो अगर हम ग्लोबली देखें तो 11% हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्टेड पीपल दे आर इन इंडिया। तो हेपेटाइटिस का जो बर्डन इंडिया के ऊपर है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड पॉपुलेशन प्रेवलेंस अगर हम देखें क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन की, दैट इज़ अराउंड 3 to 4% इन इंडिया, राइट। तो ग्लोबल बर्डन का 11% क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस केसेस का है, और जिसमें से 3 to 4% पॉपुलेशन प्रेवलेंस कहाँ पे है? इंडिया में। ओके, क्या पता चला हमें इससे? ये कि इंडिया के लिए ये बड़ा कॉज है। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डिजीज दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ इन द स्पेयर ऑफ पब्लिक हेल्थ। ओके, नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? सबसे बड़ा चैलेंज हेपेटाइटिस को लेकर ये आता है दैट जो हेल्थ केयर सर्विस हमें हेपेटाइटिस के लिए चाहिए, मोस्टली इट इज़ आउट ऑफ रीच फॉर द कम्युनिटीज़। क्योंकि ज़्यादातर ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं ये स्पेशलाइज्ड या फिर जो सेंट्रलाइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे मिलती है, एंड ऑल्सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट अ कॉस्ट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट अफोर्डेबल बाय ऑल द कम्युनिटीज़। एंड इसीलिए इस साल का जो थीम है वो यही है दैट वी नीड टू ब्रिंग द हेल्थ केयर फॉर एवरीवन। वी नीड टू ब्रिंग एवरी पीपल क्लोज टू द हेल्थ केयर विद रिस्पेक्ट टू द हेपेटाइटिस। हमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स तक हेपेटाइटिस की केयर पहुंचानी होगी, क्योंकि बड़ा चैलेंज यही है कि हेल्थ केयर सर्विसेज अगर आउट ऑफ रीच रहेंगी तो प्रेवलेंस तो बढ़ेगी ही। एंड बिकॉज ऑफ दिस पीपल आर कंटिन्यूइंग टू डाई, क्योंकि जब प्रॉपरली हेल्थ केयर सर्विस नहीं मिल रही, सो देर इज़ दिस लेट डायग्नोसिस। जब लेट डायग्नोसिस होगा तो एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं उसके साथ साथ मिल पा रहा, बिकॉज ट्रीटमेंट आउट ऑफ रीच है। सो डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। कोई भी डिजीज़ हो, उसका अर्ली डायग्नोसिस से आप उस डिज़ीज़ की प्रिवेंशन की तरफ भी काम कर सकते हैं और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की तरफ भी बढ़ सकते हैं। लेट डायग्नोसिस ऑलवेज इज़ ट्रबलसम। तो एक चीज़ याद रखेंगे, अब साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऐसा है वेयर ओनली अबाउट 10% ऑफ द पीपल विद हेपेटाइटिस नो देयर स्टेटस। जिनको अपना स्टेटस पता है ऐसे सिर्फ 10% पीपल हैं, एंड आउट ऑफ देम ओनली 5% आर ऑन ट्रीटमेंट। सो यू सी, इसमें डायग्नोसिस का और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट का क्या मिसमैच चल रहा है। एंड if we estimate that out of 10.5 million people with hepatitis C, there are only 7% who know their status. And अगर हम देखें तो अगर 5 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है, उनमें से सिर्फ एक ही उसका ट्रीटमेंट करवा रहा है। तो चैलेंज घूम फिर के 2 ही चीज़ों पे आ गया। एक तो हेल्थ केयर फैसिलिटी, उसका एक्सेस बढ़ाना है, दूसरा हमें जो ये लेट डायग्नोसिस हो रही है और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, इसे टारगेट करना होगा, राइट। फिर यहीं पे आ जाता है हमारा ग्लोबल टारगेट। आवर ग्लोबल टारगेट इज टू एलिमिनेट दिस वायरल हेपेटाइटिस एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030। दिस इज आवर ग्लोबल टारगेट कि हमें 2030 तक जो वायरल हेपेटाइटिस है, जो कि अभी पब्लिक हेल्थ थ्रेट बना हुआ है, हमें इसे पूरी तरह एलिमिनेट करना है। ओके, टारगेट आपको याद होना चाहिए। फाइन, अब अचीव कैसे करेंगे इस टारगेट को? अगर हमें 2030 तक इससे एलिमिनेट करना है, सो बाय 2025 हमारे पास क्या होना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी और सी के जो न्यू केसेस हैं वो एटलीस्ट बाय 50% डिक्रीज होने चाहिए। न्यू केसेस तो आने बंद हो, तो 50% कम से कम बी और सी के जो न्यू केसेस हैं वो डिक्रीज होने चाहिए बाय 2025।
एंड देन वी सॉ कि मेजरली जो मोर्टेलिटी हो रही है, मॉर्बिडिटी हो रही है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ लिवर कैंसर एंड सिरहोसिस। तो लिवर कैंसर के जो केसेस हैं, जो डेथ केसेस हैं, वो 40% रिड्यूस होने चाहिए। पीपल हु आर लिविंग विद हेपेटाइटिस बी एंड सी, 60% ऑफ दोज पीपल दे आर डायग्नोस्ड, डायग्नोसिस बढ़ानी होगी, एंड हाफ ऑफ दोज एलिजिबल पेशेंट्स दे आर रिसीविंग एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। तो हमें डायग्नोसिस भी इंक्रीज करना होगा और ट्रीटमेंट का जो एक्सेस है इसे भी बढ़ाना होगा बाय 2025, सो दैट हमारा जो 2030 का जो टारगेट है हम उसे अचीव कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, सी वी नीड टू एनहांस आवर पॉलिटिकल कमिटमेंट ऑल अक्रॉस द कंट्रीज। हर एक रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं सबको अपनी पॉलिटिकल कमिटमेंट बढ़ानी होगी। हेपेटाइटिस से डील करने के लिए जो डोमेस्टिक फंडिंग है वो सस्टेन्ड हो, रादर उसे हमें इंक्रीज करना चाहिए। जो भी ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो भी टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक्स जो इसके लिए, इस डिजीज़ के लिए चाहिए, एक तो उसका एक्सेस हमें इम्प्रूव करना होगा कि वो जो ड्रग्स हैं, वो जो टेस्ट हैं, डायग्नोसिस जो है वो इजीली हो पाए। प्लस वी ऑल्सो नीड टू रिड्यूस द प्राइस एज वेल, तभी जो डायग्नोसिस है वो प्रमोट होगा। अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत महंगे होंगे, अगैन इट वोंट बी अफोर्डेबल बाय ऑल द कम्युनिटीज एंड अगैन देयर विल बी लैक ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। एंड वी नीड टू इंक्रीज अवेयरनेस। इस डिजीज़ को लेकर अवेयरनेस ज़रूरी है। हमें समझना होगा कि हेपेटाइटिस एक बड़ा कंसर्न है, इट इज़ अ थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, एंड फॉर दैट वी नीड टू डेवलप सम कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज जिससे कि हम अवेयरनेस अचीव कर पाएँ। हमें कुछ सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म इनोवेट करना होगा ताकि एक पीपल सेंटर्ड सर्विस डिलीवरी ऑप्शंस हमारे पास आ पाएँ। जैसे कि HIV के केस के अंदर पीपल सेंटर्ड सर्विस डिलीवरी ऑप्शंस हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड, अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस उन तक सर्विसेज पहुंचाई जाती हैं। एंड यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। प्राइमरी हेल्थ केयर से आप जो एसेसिबिलिटी है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड एज वी आर सेइंग प्राइमरी हेल्थ केयर, तो वही बात यहाँ पे आ जाती है अबाउट डिसेंट्रलाइजिंग द केयर। जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में, सेंट्रलाइज हॉस्पिटल्स में केयर मिल रही है, हमें उसको डिसेंट्रलाइज करना होगा। हमें पेरिफेरल हेल्थ फैसिलिटीज़ तक, कम्युनिटी बेस्ड वेन्यूज़ तक इसे पहुँचाना होगा, so that the care is available just near to patient's home. They don't have to go to a specific hospital to get care for this. We need to make it more accessible. Then also there is this integrated regional action plan for viral hepatitis, HIV and sexually transmitted infections, STIs 2022 and 2026. This is being developed by WHO right now. As the name suggests, this is an integrated regional action plan for hepatitis, HIV and sexually transmitted infections. इससे हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि हर एक रीजन को जो भी रिसोर्सेज हैं वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हम उसे यूज़ कर पाएँ। अगैन क्या हमें अचीव करना है? वी नीड टू अडेप्ट अ पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। अभी क्या चलती है? अभी चलती है डिजीज़ स्पेसिफिक अप्रोच। क्या डिजीज़ है, क्या मेजर्स होने चाहिए? नो, वी नीड टू गाइड द कंट्रीज सो दैट countries can adopt a person centered approach, which is usually हम जब HIV AIDS की बात करते हैं usually we follow the person centered approach, but for rest of the diseases it is the disease specific one. So how to achieve that? For that WHO is guiding the countries. इसके अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे कि जब हम हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, हेपेटाइटिस बी इज़ इंक्लूडेड इन आवर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हमारा इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसके अंदर हेपेटाइटिस बी को इंक्लूड किया जाता है। व्हाट इज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? इस प्रोग्राम के तहत 12 डिजीज़ेज ऐसी हैं जिनमें फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन लगती है। एंड ये डिजीज़ेज वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज हैं, जैसे कि टीबी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, मीजल्स, रूबेला,
जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस, डायरिया, एंड इसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी इंक्लूड की जाती है। ये बात याद रखेंगे। देख तो ये आप जब साइंस पढ़ते हो, आप जब बायोलॉजी पढ़ते हो, यू रीड अबाउट डिजीजेस, तो वहाँ पे आपको ये बात पता है कि इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसमें कौन कौन सी डिजीज़ेस को कवर किया जाता है, किन किन डिजीज़ेस के लिए वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है, यू शुड नो अबाउट इट। तो अगर हेपेटाइटिस को एक्सक्लूड कर दे तो 11 है, हेपेटाइटिस को इंक्लूड करें तो देयर आर 12 डिजीजेस। याद कीजिएगा इनको। बहुत कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ये इंक्लूड है या नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखेंगे हेपेटाइटिस बी के लिए कि हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी कवर्ड है। कुछ कंट्रीज़ बहुत अच्छा कर रहे हैं in terms of controlling hepatitis B. If we talk about Bangladesh, Bhutan, Nepal and Thailand, these are first 4 countries, in the World Health Organization Southeast Asia region, those who have successfully controlled hepatitis B. World Health Organizations के कुछ regions होते हैं, तो Southeast Asia region में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड थाईलैंड, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हेपेटाइटिस बी को सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया है। इंडिया नहीं है इसमें, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, थाईलैंड है, बट इंडिया हैज़ नॉट येट कंट्रोल्ड हेपेटाइटिस बी। ये भी याद रखना। एक और चीज़ कहीं रिलेट करके अगर ये क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में, तो उसके लिए आप नोट रखेंगे कि अभी रिसेंटली एक ऑटोमेटेड कोरोना वायरस टेस्टिंग डिवाइस भी आई है विच इज़ नेम्ड एज कोबास 6800। दिस कोबास 6800 was launched and it can also detect viral hepatitis B and C। ठीक है, तो वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी को कोबास 6800 डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है जी, ये चीज़ भी याद रखेंगे। सो अल्टीमेटली व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? हमें किस तरह, हम हेपेटाइटिस बी की जब बात करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि देयर आर 2 थिंग्स, क्लीन फूड along with good personal hygiene। क्लीन फूड along with good personal hygiene। ये इसी के साथ साथ देयर शुड बी दी सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। अगर ये इसका एक्सेस है, देयर शुड बी सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, इट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हेपेटाइटिस ए एंड ई। हेपेटाइटिस ए और ई से बचने के लिए क्लीन फूड खाइए, पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, सेफ वाटर, सैनिटेशन, दैट्स इनफ। बी एंड सी की जब हम बात करते हैं फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी, वी नीड टू फोकस ऑन द फुल कवरेज ऑफ इम्यूनाइजेशन। जो हेपेटाइटिस बी का जो इंजेक्शन लगता है, हेपेटाइटिस बी का जो इंजेक्शन लगता है, ये इसकी इम्यूनाइजेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। बर्थ डोज, उसके बाद वो तो आपको मिली गई है, फिर सेफ ब्लड, सेफ नीडल यूज़, इसे भी हमें प्रमोट करना होगा। जो हेपेटाइटिस बी है वो सेफ एंड इफ़ेक्टिव वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकता है। उसके अलावा कुछ न्यू एंटी वायरल ड्रग्स जो हैं वो भी क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के केसेस को मैनेज करते हैं, एंड मोस्टली हेपेटाइटिस सी के केसेस को भी आप एंटी वायरल ड्रग से मैनेज कर सकते हैं। तो इन इंटरवेंशंस को अगर हम मिला दें, कौन कौन से इंटरवेंशंस? एक तो डायग्नोसिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली डायग्नोसिस। इसी के साथ साथ वी ऑल्सो नीड अवेयरनेस टुवर्ड्स दिस डिजीज़। तो इससे ही जो डिजीज़ की जो प्रेवलेंस है वो इन्हीं 2 स्टेप से बहुत कम हो सकती है, राइट? सो दिस वाज अबाउट योर हेपेटाइटिस। मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स अबाउट इंडियाज़ फिस्कल फेडरलिज्म। जीएस पेपर 2 में हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे कि फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट,
सेपरेशन ऑफ पावर, उन टॉपिक्स में आप फिस्कल फेडरलिज्म को रिलेट कर सकते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं, सो वी आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दैट दिस हैज़ क्रिएटेड। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। अभी सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे इस टर्म को। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है? So whenever we use the term fiscal federalism, it is basically, it deals with the division of financial powers. Basically यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, so we are mainly talking about the financial powers and also the functions between the multiple levels of federal government. इंडिया की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो बेसिकली हम यहाँ पे फाइनेंशियल पावर्स की बात कर रहे हैं। पावर जिसके थ्रू आप टैक्सेस इम्पोज कर सकते हैं, द डिवीजन ऑफ डिफरेंट टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, दिस इज फिस्कल फेडरलिज्म। एक तो क्या पावर है जिसके थ्रू जो फेडरल यूनिट्स हैं वो टैक्स इम्पोज कर सकती हैं, जो डिफरेंट टैक्सेस हैं उनकी डिवीजन कैसे होती है, अगर कोई जॉइंट टैक्स कलेक्शन अगर आपने किया तो उसकी फेयर डिवीजन कैसे होगी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। वेल, आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, इसके लिए भी हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, लाइक फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। द एम ऑफ फाइनेंस कमीशन इज टू ensure that there is fairness in the division of this. But when you're talking about this division of financial power between center and state, this is fiscal federalism. Term clear है? अब जब हम फिस्कल फेडरलिज्म की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम फिस्कल पावर देखते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है। फेडरलिज्म की बजाय, डिसेंट्रलाइजेशन की बजाय सेंट्रलाइजेशन पावर है। अब जब हम देखते हैं कि अगर हमारा जो कंट्री है, हमें यहाँ पे अगर सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को दूर करना है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ को दूर करना है, तो किसी हद तक सेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है। लेकिन अगर सेंट्रलाइजेशन की डिग्री बढ़ जाए और एक एसिमेट्रिक फेडरलिज्म आ जाए, इससे क्या सोशियो इकोनॉमिक और रीजनल डिस्पैरिटीज़ दूर होती हैं? अब ये देखने के लिए आया है कि जो पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन हुआ है, इट इज़ रैदर एनेबलिंग मोर डिस्पैरिटी। जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी आते ही स्टेट्स की जो कैपेसिटी थी जिससे कि वो और रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, वो लूज हो गई। फिर इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट की जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जिसके अंदर सेंटर का कुछ शेयर होता है और स्टेट का कुछ शेयर होता है, इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से भी जो स्टेट्स हैं उनका जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है वो डिस्टॉर्ट हो चुका है। पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन आई है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया, उससे स्टेट्स की कैपेसिटी लूज हो गई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बढ़ गई हैं जिससे कि स्टेट्स का जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है? देखो, जब भी हम फिस्कल ट्रांसफ़र की बात करते हैं ना, तो दो बॉडीज आ जाती हैं, एक आता है प्लानिंग कमीशन और एक आता है फाइनेंस कमीशन। अब नीति आयोग की फॉर्मेशन जब हुई 2014 में, प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया गया, जिसके बाद से अब फाइनेंस कमीशन एक मेजर मीन्स है जिससे कि हम फिस्कल ट्रांसफ़र को डील करते हैं। फाइनेंस कमीशन का जो स्कोप है वो बॉर्डन अप हो चुका है। ओरिजिनली पहले सिर्फ दो ही चीज़ें डिस्कस होती थी यहाँ पे, इनकम टैक्स और यूनियन एक्साइज ड्यूटी, लेकिन अब फाइनेंस कमीशन का जो होराइजन है वो ब्रॉडन अप हो चुका है। इसमें अब किस तरह टैक्सेस शेयर होंगे वो भी यहाँ पे डिस्कस होना शुरू हो चुका है। टुडे वी सी फाइनेंस कमीशन हैज़ बिकम अ पॉलिटिसाइज्ड इंस्टीट्यूशन and unfortunately there is arbitrariness and inherent bias
towards the union government. This is one of the drawback. फाइनेंस कमीशन की पावर्स बर्डन अप हुई हैं, लेकिन एक इनहेरेंट बायसनेस भी देखने के लिए मिल रहा है. इट हैज़ नाउ बिकम स्लाइटली पॉलिटिसाइज्ड. इसे लेकर एक कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप फिस्कल फेडरलिज्म की बात करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर पीवी राजमन्नार कमिटी. पीवी राजमन्नार कमिटी. So Dravida Munitra Kazhagam, he constituted this committee. This is, आपको सिर्फ कमेटी का नाम याद रखना है. 1969 में पीवी राजमन्नार कमेटी सेटअप की गई थी. This was first of its kind by a state government. It was basically done कि जो सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशंस हैं उनको आप देखें एंड मेक सम रिकमेंडेशंस जिससे कि रीजनल गवर्नमेंट्स को किस तरह टैक्सेशन पावर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र की जाएँ. सो पीवी राजमन्नार कमेटी इस रिगार्ड में इम्पॉर्टेंट है. अब देखिए चैलेंजेस क्या हैं. सबसे बड़ा चैलेंज तो फिजिकल कैपेसिटी को लेकर आ रहा है. अगर हम स्टेट्स को देखें तो उनके जो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए स्टेट्स की एबिलिटी लगातार डिक्रीज होती जा रही है. 1955 एंड 1956 में स्टेट्स की एबिलिटी उनके करंट एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने की 69% थी एंड नाउ इट हैज़ डिक्रीज टू 38%. अलॉन्ग विद दिस स्टेट कैन नॉट रेज द टैक्स रेवेन्यू क्योंकि अब जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो बंद हो चुका है. जीएसटी के अंदर सब इंक्लूड हो चुका है एक्सेप्ट फॉर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, एल्कोहल. इसे छोड़ के बाकी सब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो सबस्यूम हो गए हैं जीएसटी के अंदर. जो रेवेन्यू है वो स्टैग्नेंट हो चुका है. इट इज़ अराउंड 6% ऑफ जीडीपी इन द पास्ट डिकेड. ऑल्सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंशियल इंटरेस्ट. अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करती हैं तो दोनों को अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स पे करने पड़ते हैं. स्टेट हैज़ टू पे 10% डिफरेंशियल इंटरेस्ट और यूनियन पे करती है 7% इंटरेस्ट. सो कांट वी से दैट यूनियन गवर्नमेंट बेसिकली इज गेनिंग एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट. ये जो इंटरेस्ट रेट हैं वो डिफरेंशियल हैं. यूनियन गवर्नमेंट के लिए 7% है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए 10% है इन केस ऑफ मार्केट बोरोइंग. ऑल्सो वी नीड टू कर्ब द ऑटोनॉमी. अगर हम देखें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चल रही हैं. अब इससे क्या हो गया कि जैसा कि मैंने कहा सेंटर का भी शेयर है, स्टेट का भी शेयर है एंड राइट नाउ देयर आर 131 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें से कुछ स्टेट्स तो ऐसी हैं कि जो 90% एलोकेशन है वो स्टेट्स को अपना पार्ट कॉस्ट में देना पड़ता है. तो इससे स्टेट की जो ऑटोनॉमी है वो कर्ब हो रही है. They have now more or so becoming the implementing agency of union schemes. और ये जो स्कीम्स हैं ये कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं? वन साइज फिट्स ऑल. हालांकि ये देखा गया है कि एक स्टेट में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए जो स्टेट स्कीम्स हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक हैं. बट दीज स्कीम्स आर मोस्टली वन साइज फिट ऑल अप्रोच. तो ये जो डाइवर्जन हो रहा है स्टेट के फंड्स का टू फुलफिल दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इससे उनकी स्टेट की जो स्कीम्स हैं उसके लिए रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो भी वायलेट हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस द इनइक्वालिटी इट इज़ डीपनिंग अप. पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन हो रही है एंड इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है. Poorest half of the population has less than 6% of the wealth, and top 10% they have 2/3 of it. You can yourself see the inequality that is prevailing. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.